let's move on to part number second of our chapter nationalism in Europe. तो हम लोगों ने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि कैसे नेशनलिज्म, देशभक्ति, हमने एक वर्ड लिया था, इसके लिए से परफेक्ट वर्ड नहीं है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, कंट्री के लिए रिस्पेक्ट, एक नेशन स्टेट बनना नेशनलिज्म है। वो कैसे फैली यूरोप में? शुरुआत में हमने फ्रांस की बात करी थी कि फ्रांस एक बहुत पुराना नेशन है। मैंने आपको रेवोल्यूशन की डेट बताई फ्रांस की, आज से 200-300 साल पहले उन्हें डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इनका मतलब समझ में आ गया था। हम तो बहुत लेट हो गए ना, हम तो 1947 में आज़ाद हुए, तब तो हमें डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया, है ना। हम तो उस टाइम पे गुलामी कर रहे थे। तो 1789, आज से लगभग 300 तो नहीं, 250 ईयर्स पहले अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी समझ चुकी है तो सोचिए आज कहाँ होगी। आज फ्रांस डेवलप्ड नेशन है ना, मैंने आपको बताया। बीच में एक गैप आया, 1804 में नेपोलियन आ गया, उसने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। बर्बन फैमिली हट चुकी थी, लुई 16 जा चुका था, फ्रांस में कोई किंग बचा नहीं था, तो नेपोलियन ने पावर अपने हाथ में ली और 1804 से 1815 तक उसने राज किया, डेमोक्रेसी को एंड कर दिया। लेकिन फिर उसको भी हटा दिया गया और फ्रांस में वापस से डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। अभी हम बात करते हैं 1804 पे, तो मैंने आपको बता दिया था नेपोलियन कोड, सिविल कोड आया था 1804 में, इसमें नेपोलियन ने काफी सारी बातें की थी कि हम ये सब फ्रांस के लिए करेंगे। अब हुआ क्या, नेपोलियन धीरे धीरे करके बहुत पावरफुल होता जा रहा था, है ना। नेपोलियन जो उसके आसपास की टेरिटरीज थी, जैसे फ्रांस है, फ्रांस का की जो आसपास की कंट्रीज थी ना छोटी छोटी, उन्हें अपने अंदर लेकर जा रहा था। पहले तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा राजा युद्ध लड़ रहा है ना, आसपास की कंट्रीज को शामिल कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके फ्रांस की जनता को भी पता लग गया था कि अपने फायदे के लिए ही सब कर रहा है। वो जिन किंगडम्स को अपने अंडर लेता था फ्रांस के अंडर, उसमें अपने फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को बिठा देता था, है ना, ये तुम्हारे हो गए। यानी कि पावर का स्टैंड कर रहा था, वो कंट्री को बड़ा नहीं कर रहा था, अपनी पावर को बड़ा कर रहा था बस। तो पूरे विश्व को, खासकर पूरे यूरोप को चिंता होने लगी कि अगर नेपोलियन लंबे समय तक किसी गद्दी पर बैठा रहता है तो एक समय यह आएगा कि पूरा यूरोप ही नेपोलियन का हो जाएगा, और ऐसा धीरे धीरे होने भी लगा था। तो होता क्या है, आता है 1815, ऐतिहासिक साल है, यह हिस्टोरिकल ईयर है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। 1815 में 4 नेशन लिख रहा हूं, रशिया, ऑस्ट्रिया, इस रशिया में पी और जोड़ दें, प्रूशिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, इन 4 देश, ये 4 देश बहुत डेवलप्ड नेशन है, यहाँ बड़ी आर्मीज थी इनके पास। क्या कह रहा हूं, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन वर्सेस, यानी कि लड़ाई हुई किसके खिलाफ, नेपोलियन। ये चारों देश नेपोलियन के खिलाफ उतर गए कि अब हमें नेपोलियन को गद्दी से हटाना ही पड़ेगा। इन 4 देशों में है ना। नेपोलियन बहुत महत्वाकांक्षी राजा है, उसे सिर्फ फ्रांस से उसका पेट नहीं भर रहा, उसे आसपास की कंट्रीज भी अपने अंडर लेनी है, वो लेने की शुरुआत कर चुका है, इसे हराना पड़ेगा। इस बैटल का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू होती है 4 देश और नेपोलियन के बीच में। नॉर्मल सी बात है, 4 देश काफी प्लानिंग करके आए हैं, 4x1 हो रहा है, 4 वर्सेस 1 हो रहा है। ये ग्रुप जीत जाता है, नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन युग का एक अंत हो जाता है बैटल ऑफ वाटरलू से। एक युग था ये, है ना, कहने को 10 साल थे, लेकिन नेपोलियन ने जो काम किए, युग का अंत हो गया 1815 में। काफी इंपॉर्टेंट ईयर है ये। इन 4 देशों ने मिलकर, रशिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, अपनी गद्दी से हरा दिया। जैसे ही इसका नेपोलियन का अंत हुआ, एक तरह से उत्साह मना पूरे यूरोप में, एक बैटल ऑफ वाटरलू की भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये 4 देश मीटिंग करेंगे, है ना, मिलेंगे, एक ट्रीटी करेंगे, एक समझौता करेंगे, जिसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना क्या है, कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। वही 4 देश जो लड़े हैं ना, जिन्होंने हराया है नेपोलियन को, उसमें से एक था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री छोटी सी, उसकी कैपिटल है वियना। वहां पे 4 देश मिलकर अब समझौता करेंगे कि जो नेपोलियन ने किया था वो गलत था, उसे सही करना पड़ेगा, है ना। नेपोलियन ने 10 साल में इतने फैसले लिए, उनमें से जो गलत फैसले थे उसके, उन्हें हमें पलटने के लिए अब हम यहाँ मिल रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ वियना होगी। ऐसा इसे कराएगा कौन, इसे कराएंगे ड्यूक मैटरिंच। ड्यूक मैटरिंच इस
ट्रीटी को, ट्रीटी ट्रीटी का मतलब समझौता होता है ना, ट्रीटी का मतलब समझौता होता है। तो ड्यूक मैट्रिंज है ना, इन चारों देशों को इकट्ठा करेंगे वियना में और एक ट्रीटी करेंगे, समझौता कराएंगे। समझौते में क्या क्या बातें होंगी? पहली बात ये होगी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी हो गया ना, क्वेश्चन में मैं कवर कर दूंगा जब आपको क्वेश्चन आंसर सेंड होंगे पीडीएफ फॉर्म में। लर्न यहीं से रखना है ताकि वहां पे आपको उसे रटने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ समझने की जरूरत हो। तो ट्रीटी ऑफ वियना में पहला पॉइंट ये था कि नेपोलियन ने जितनी भी कंट्रीज को अपने फोर्स से जीता है वो सारी रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्रांस सारी कंट्रीज रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आसपास के इतने भी देश नेपोलियन ने गलत तरीके से अपनी कंट्री में अपनी बॉर्डर में शामिल किए हैं, वो सारी फ्रांस को वापस देनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज व्हिच इट एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज एनेक्स में कब्जा किया है नेपोलियन के अंडर, वो सारी वापस देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया था। और बर्बन डायनेस्टी कौन सी? वही लुई 16 वाली है ना। लुई 16 को हरा के ही तो फ्रांस का ये राजा बना था, उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उसे वापस गद्दी पर बिठाया जाएगा बर्बन डायनेस्टी को। हालांकि किंग कोई और हुआ, लुई 16 तो हट ही चुका है, उसको रेवोल्यूशन से लोगों ने हटा दिया है, लेकिन डायनेस्टी बर्बनी होगी। अच्छा, फिर इन देशों ने, 4 देशों ने आगे की तैयारी भी कर ली। आगे की तैयारी करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज तो नेपोलियन जैसे राजा का युग खत्म हो गया, नेपोलियन जो पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था उसका अंत हो गया, लेकिन आने वाले समय में वापस अगर राजा आ जाए तो हमारी तैयारी क्या है? तो हम ये तैयारी करते हैं कि फ्रांस में ना, मान लेते हैं फ्रांस का ही मैप है, छोटा सा फ्रांस है, इसके आसपास हम छोटे छोटे नेशन बनाते हैं ऐसे, है ना, एक बाउंड्री लगाते हैं। ठीक है, एक बाउंड्री लगाते हैं फ्रांस के आसपास। इस बाउंड्री में अब जो फ्रांस का राजा है ना, यहाँ ठीक बैठा है, जब भी वो चाहेगा ना कि हमें इस बाउंड्री को क्रॉस करना है, पहले उसे इस देश से गुजरना पड़ेगा। एक तरह से सुरक्षा कवच बना दिया फ्रांस के चारों ओर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने गांव में खेत देखे होंगे, फार्मिंग में, है ना, खेत में फसल लगी है, डर होता है जानवरों का कि उसमें अंदर आके वो उसे खराब ना कर दें, तो एक फार्मर क्या करता है, तारबंदी कर देता है, पूरे आसपास फेंसिंग कर देता है। सेम फेंसिंग इन चारों देशों में फ्रांस के आसपास करवा दी। क्यों? कोई अंदर आए इसलिए नहीं, ताकि यहाँ का राजा बाहर ना जा सके, इसलिए एक तरह से बाउंड्री सेट कर दी फ्रांस के आसपास, ताकि फ्रांस का राजा जो भी होगा अगला, अब वो हिम्मत भी ना कर सके कि जो नेपोलियन ने करा था वो मैं करूँ, है ना, ऐसा ना करेगा। फिर उसके बाद आई कि बहुत सारी चीजें फ्रांस से छीन ली जाएंगी अब, है ना। ठीक है, इन 4 देशों में देखो, आपको ध्यान रखना है 4th पॉइंट में कि जो 4 देश हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, इसमें से ब्रिटेन को हटा दो आप, है ना, तो क्या बचे? रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। इन चारों देशों को कुछ ना कुछ मिलेगा। ये इनाम चाहिए ना, है ना, किस बात का इनाम चाहिए? कि हमने नेपोलियन जैसे राजा को गद्दी से हटाया है, तो उसका इनाम क्या है? तो मैं लिखता हूं इसको क्या मिलेगा। ब्रिटेन को कुछ नहीं मिल रहा, उसको आगे आगे से आगे ब्रिटेन को क्यों कुछ नहीं मिल रहा? क्योंकि ब्रिटेन को सब कुछ मिला हुआ है। ब्रिटेन तो इस समय में जब हम ये बात पढ़ रहे हैं 1815 में बहुत सारे देशों को गुलाम करके बैठा है। उसके बाद तो वैसे ही बहुत कुछ है, इंडिया को गुलाम कर रखा है उसने, जितना भी एशिया है वो पूरा किसका है? ब्रिटेन का ही तो है। तो वो इस ट्रीटी से क्या लेगा? वो कुछ नहीं लेगा, है ना। क्या क्या मिलेगा? किस चीज को मिलेगा? कौन से देश बचे? ऑस्ट्रिया बचा, ठीक है, प्रूशिया बचा और रशिया, ठीक है, ठीक है, 4 देश बचे, 3 देश बचे। तो ऑस्ट्रिया को तो मिलेगा नदर इटली, इटली जो छुड़वाया है ना उन्होंने, इटली भी इसके अंदर आ गया, इटली को फ्री करवाया है, तो इटली का नदर पार्ट ऑस्ट्रिया को हो जाएगा, ठीक है। इटली का नदर पार्ट किसको हो जाएगा? ऑस्ट्रिया को हो जाएगा। प्रूशिया को मिलेगा, प्रूशिया को वेस्टर्न बाउंड्रीज मिलेगी फ्रांस की। वेस्टर्न का होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो जो फ्रांस का वेस्टर्न पार्ट है ना, वो प्रूशिया को हो जाएगा। और रशिया का क्या होगा? देखिए याद रखिए, आर फॉर रशिया, आर के बाद PQR, तो P और R साथ साथ आ रहे हैं। रशिया को मिलेगा पार्ट ऑफ पोलैंड, एक पोलैंड का टुकड़ा
लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है कि इस ट्रीटी ऑफ वियना में ऑस्ट्रिया में मिला, नगर इटली मिला, प्रूशिया में मिला, वेस्टर्न बाउंड्रीज मिली फ्रांस की, और रशिया को पार्ट ऑफ पोलैंड। ब्रिटेन को कुछ क्यों नहीं मिला? हमें याद रखने का तरीका इसको लिखना नहीं है आप लोगों को कि ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला। ध्यान रखना है कि 4 देशों को 3 को ही मिला है, ब्रिटेन को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन बहुत सारे देशों को गुलामी कर रहा है, उसके तो बहुत सारे देश वैसे ही कंट्रोल में है, तो उस ट्रीटी से कुछ नहीं चाहता। ठीक है, तो ये पूरी आपकी कहानी थी कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या किया गया, है ना। इनकी कहानी पूरी ये थी कि जो एक पॉइंट था ना, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर, इसको बोला गया था, इस टर्म को बोला गया था कंजर्वेटिज्म। हालांकि अभी ये टर्म आएंगे वापस तो एक बार जिक्र कर लेंगे, कुछ टर्म्स हैं इसमें। कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? साइंस में ना कंजर्व मतलब बचाना, है ना, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ऐसा होता है। तो कंजर्व मतलब बचाना। देखिए ये लोग क्या चाहते थे, 4 देश थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, कि यूरोप को बचा के रखें, यूरोप का जो कल्चर है, यूरोप की जो हिस्ट्री है, उसको बचा के रखें, संग्रहण करके रखें। तो उसी में उन्होंने पहल की, जितनी भी चीजें चेंज की है नेपोलियन ने, उसको हम सब पलट देंगे, जो पुराना था ना वही लाएंगे। वी वांट बैक द हिस्ट्री, हिस्ट्री को वापस आते हैं। तो हिस्ट्री को वापस आने के लिए इन्होंने क्या किया था, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था कि वापस से बर्बन डायनेस्टी ही फ्रांस पे कंट्रोल करे। क्लियर है बात? तो ये पूरी कहानी आपकी थी कि कंजर्वेटिज्म क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना क्या था। इसके बाद आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ी। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या किया, नेपोलियन को गद्दी से हटाने के बाद बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया, कंजर्वेटिज्म फ्रांस में आया। देखिए कुछ वर्ड्स हैं अब जो आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना, तो इन वर्ड्स का मतलब टेक्निकल वर्ड्स हैं, प्रॉपर एसएसटी के वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग आपको याद रखना चाहिए विद डेफिनेशन। तो वर्ड है पहला लिबरलिज्म। नॉर्मल सी बात है, जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड काफी बार मैं जिक्र करा होगा लिबरल का। लिबरल मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म क्या है? कंप्लीट फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, सबके लिए आजादी हो, सबको के लिए बराबरी हो, कानून सबके लिए एक हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो लिबरलिज्म है। यहाँ पे एक वर्ड आता है, या यहाँ पे मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा लिबरलिज्म। देखिए लिबरलिज्म जितना आसान आपको लग रहा है, इतना आसान है नहीं। मेरे लिए लिबरलिज्म क्या है और आपके लिए लिबरलिज्म क्या है, इसमें अंतर है। हो सकता है आपका लिबरलिज्म मेरे लिए लिबरलिज्म ना हो। जैसे कि आप लोग चाहे, हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी हों भीड़ में जो ये चाहते हैं कि स्कूल ना खोले, वैसे तो बच्चों को स्कूल की याद आएगी, वो आजादी चाहते हैं स्कूल ना खोले, तो उनके लिए वो क्या है, लिबरलिज्म है। लेकिन मेरे लिए वो लिबरलिज्म नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो मैं काम करूंगा। लिबरलिज्म अब जैसे हमारे कोई व्यापारी है ना, कोई काम करता है, किसी की दुकान है एक मार्केट में, उसके लिए लिबरलिज्म की तो ये नहीं कि स्कूल खुले ना खुले, उससे स्कूल से कोई मतलब नहीं है, है ना, ना वो स्कूल में पढ़ाने जाता है ना पढ़ने जाता है। उसके लिए लिबरलिज्म है मार्केट खुले, है ना, फ्री ट्रेड हो, व्यापार आसान हो, वो उसके लिए लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म दैट इज फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, ये सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, एक सोल्जर के लिए लिबरलिज्म ये होगा कि बॉर्डर्स पे शांति रहे, है ना, वो होगा। एक स्कूल टीचर के लिए लिबरलिज्म होगा स्कूल खुले। एक व्यापारी के लिए, ट्रेडर के लिए, या एक बिजनेसमैन के लिए लिबरलिज्म होगा कि मार्केट खुले और मैं ट्रेड आसानी से कर सकूं। तो लिबरलिज्म की डेफिनेशन सबके लिए अलग है। अब यहाँ पे मेन एक बात आती है, कस्टम यूनियन फ्रांस में बनाई गई, एक यूनियन बनाई गई जिसका नाम रखा गया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक और टर्म है, ज़ोल्वरी। एक कस्टम यूनियन फ्रांस में बनाई गई, नाम क्या था, ज़ोल्वरी। आपको ईयर की, सॉरी फ्रांस में यूरोप, पूरे यूरोप की बात चल रही है ना, वहां बनाई गई। ईयर भी ध्यान रखें कि सीबीएसई ने पूछा था लास्ट ईयर इसका ईयर क्या है। 1834 में समय चल रहा है। 1834 में कस्टम यूनियन नाम है ज़ोल्वरी बनाई गई। इसने क्या करा, इसने ट्रेड को आसान बनाया, है ना, इजी ट्रेड को इसने करा। जितने भी टैरिफ्स लग रहे थे उस समय में, टैरिफ्स मतलब कि जितने भी टैक्स लग रहे थे ट्रेड को लेकर, वो सारे खत्म किए गए। और नंबर ऑफ करेंसीज, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे यूरोप में 30 करेंसी चल रही थी, 30 करेंसीज। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था, जितनी करेंसीज अलग अलग चलेंगी देशों में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ट्रेड करने में।
जैसे मेरा एग्जाम्पल, मैं कोटा में रहता हूँ, मुझे जयपुर में भेजना है और वहाँ की करेंसी अलग है, तो मुझे करेंसी चेंज करानी पड़ेगी, है ना। एक प्रोसीजर, एक और प्रोसेस स्टेप बढ़ जाएगी और काम काफी देर से होगा। तो नंबर ऑफ करेंसी 30 जो है ये बहुत बड़ा नंबर था, इसको घटा के रिड्यूस करके ये 2 पे ले आए थे। बस 2 करेंसी लगेगी पूरे यूरोप में, आज एक हो यूरोप, है ना। लेकिन उस टाइम पे 30 करेंसी बहुत बड़ा नंबर है, उसको घटा के कितने में ले आए थे, 2 पे। तो कस्टम यूनियन ने क्या करा, ट्रेड को आसान बनाया। टैरिफ मतलब होता है टैक्स को खत्म किया, कम किया, है ना, ताकि टैक्स फ्री ट्रेड हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, टैक्स में ना देना पड़े। और नंबर ऑफ करेंसीज कितनी कर दी, 30। ये नंबर ऑफ करेंसीज है, उस टाइम में यूरोप में 30 करेंसीज थी, उसको घटा के कितना कर दिया, 2 पे ले आए, तो ट्रेड आसान हो गया। तो ये कुछ टर्म थे, लिबरलिज्म, कस्टम यूनियन की सॉल्वरिंग, है ना, 1834 में बनी, ट्रेड को आसान करने के लिए, नंबर ऑफ करेंसीज 30 से पूरा करने के लिए। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। एक और टर्म है कंजर्वेटिज्म, जिसका मैंने पिछले अभी इसी पार्ट में मतलब, है ना, जिक्र कर दिया था। कंजर्वेटिज्म क्या है कि जो पुराना चला आ रहा है ना, और तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, जो पुराना चला आ रहा है कंजर्वेटिज्म मतलब ये, उसमें कोई चेंज ना आए, है ना, धीरे-धीरे बदलाव धीरे-धीरे क्यों हो, क्योंकि लोगों ने नेपोलियन को देख लिया था, नेपोलियन ने एकदम से सब बदल दिया था, तभी तो रिस्टोर किया था बर्बन डायनेस्टी को, और वो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करना ही कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो पुराना है, जो बीता हुआ है, पास्ट की हम रिस्पेक्ट करें, कंजर्व करें उसको, है ना, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कस्टम्स को, हमारे विचारों को, फिलॉसफी को हम प्रिजर्व करके रखें, ये आपका कंजर्वेटिज्म है, हम उसको कंजर्व करके रखें, अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो ये पूरी कहानी थी नेशनलिज्म इंडिया की, पार्ट नंबर 2 तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो यूटी सेकंड है उसमें हमने हाफ पोर्शन लिया है नेशनलिज्म यूरोप का, वो यहीं तक ही आएगा। 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। जो आने वाले पार्ट है वो आने वाले एग्जाम्स में आएंगे। नेशनलिज्म यूरोप को हमने 2 भागों में बांट दिया है। द रीजन इज चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर यूटी सेकंड में एक चैप्टर है तो आप एक ही पढ़ते रह जाते हो, है ना, अराउंड 50 क्वेश्चंस इसमें बैठेंगे, तो 50 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर में आप डन, यूटी सेकंड के नहीं बैठ पाता, तो हमने इसको 2 पार्ट में कराया है। पार्ट 2 तक जितना मैंने पार्ट 2 तक यहाँ पे बनाया है, ये वीडियो आपका अपलोड होगा, इतना आपको यूटी सेकंड के लिए प्रिपेयर करना है, और आगे वाले पार्ट्स, है ना, वो अब हाफ ईयरली या बीच में एग्जाम होते हैं उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा पूरा नेशनलिज्म यूरोप, यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। आने वाली कहानी क्या होगी मैं बता देता हूँ, पार्ट्स आप लोगों के अपलोड होते रहेंगे वो आने वाले टाइम में, क्योंकि ताकि हम कंटिन्यूएशन में रहें, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने बाद पार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये आप भूल चुके। तो पार्ट में आगे करना होगा आपको। पार्ट नंबर 3 में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि जर्मनी, इटली, ये जो देश थे, बड़े बड़े देश यूरोप के, कैसे नेशनलाइज होंगे, एक धागे में बांधेंगे, है ना, एक यूरोप बनेगा, तो वो आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, 3 देशों को आपको पढ़ना है टोटल, ठीक है, बस उसके बाद चैप्टर एंड की तरफ आएगा। फ्रांस की हिस्ट्री आपने पढ़ ली, फ्रांस कैसे पहले बर्बन डायनेस्टी, फिर नेपोलियन, फिर बर्बन डायनेस्टी, है ना, ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सो पार्ट में फिर हम आगे की बात करते हैं। थैंक यू।